कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, इसलिए इस यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस यात्रा में कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष और 70 वर्ष के बीच है, निवेदन कर सकता है। लक्की ड्रा के आधार पर सभी यात्रियों का चयन किया जाता है। फिर सभी की सख्त मेडिकल जांच होती है। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, केवल उन्हें ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है। सफल यात्री अपना सामान पैक करके बोरों में डालते हैं। अगले दिन सवेरे 6 बजे आरती के बाद बस द्वारा यात्रा दिल्ली से शुरू हो जाती है। बस उत्तराखंड में अल्मोड़ा न्याय मंदिर होती हुई मिर्थी में आईटीबीपी के मुख्यालय पहुंचती है। वहां पर सभी यात्रियों का लोकगीत व लोक नाच के साथ भव्य स्वागत किया जाता है। यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आईटीबीपी का बहुत योगदान होता है। वे सभी को सुरक्षा के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर सभी को हिदायतें दी जाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये भी बताया जाता है कि गुंजी में दूसरा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, जिसके आधार पर ही कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर सभी की फोटो भी ली जाती है। चाय, पकोड़े, हलवा और जलेबी के नाश्ते के बाद खुशी खुशी सभी यात्रियों को विदा किया जाता है। सभी लोग धारचूला पहुंचते हैं। धारचूला से नारायण आश्रम जीप के द्वारा पहुंचा जाता है। पद यात्रा नारायण आश्रम से शुरू हो जाती है। यात्री सिरखा होते हुए गाला पहुंचते हैं। पूरी यात्रा में गाला से बुद्धि का रास्ता सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। पहले तो यात्रियों को 4444 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और याद रहे कि वापसी में ये चढ़नी भी पड़ती हैं। ये सीढ़ियाँ पत्थरों की बनी हुई हैं, चिकनी और समतल नहीं, वरन ऊबड़ खाबड़। यूं समझिए कि पैर फंसा फंसा कर रखना पड़ता है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमारा सफ़र काली नदी के साथ शुरू होता है। पत्थरों और पहाड़ों को काट काट कर ये रास्ता आईटीबीपी के जवानों ने बनाया है। रास्ता काफ़ी संकरा और दुर्गम है। इस संकरे रास्ते में घोड़े व खच्चरों से बचकर चलना पड़ता है।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कहीं कहीं तो ये रास्ता इतना संकरा है कि घोड़े को रास्ता देने के लिए पहाड़ से एकदम सट कर खड़ा होना पड़ता है। सभी यात्रियों को हिदायतें दी जाती हैं कि वे यात्रा करते हुए पहाड़ की तरफ ही रहें। उन्हें यह भी बताया जाता है कि इस रास्ते पर कोई भी घोड़े से यात्रा न करे, क्योंकि गिरने का भय बना रहता है। अब एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ काली नदी। कहीं कहीं तो काली नदी बहुत ही पास आ जाती है और कहीं कहीं बहुत ही नीचे हो जाती है। इसका बहाव बहुत तेज होता है। इसमें यदि कोई गिर जाए तो बचना या बचाना असंभव होता है। इस रास्ते को तय करने के लिए आदमी को न केवल स्वस्थ होना पड़ता है, बल्कि मानसिक तौर पर तैयार भी होना पड़ता है। बीच बीच में झरने गिरते रहते हैं। सभी यात्री लगभग पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, मगर भोले शंकर का नाम लेते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। काली नदी भारत और नेपाल को अलग करती है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल। नदी का पानी एकदम साफ होता है, लेकिन बरसात के मौसम में काली नदी आक्रामक हो जाती है। बुद्धि से गुंजी के रास्ते में पहला पड़ाव छिया लेक आता है। छिया लेक समुद्र तल से 10,500 फुट की ऊंचाई पर है। ये बुद्धि से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु चढ़ाई इतनी तीव्र है कि इसे करने में यात्रियों को 3 से 5 घंटे तक लग जाते हैं। यहाँ पर सभी के पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। छिया लेक से आप बर्फ से ढकी चोटियाँ देख सकते हैं, लेकिन अधिकतर चोटियाँ काली नदी के दूसरी ओर हैं, यानी कि नेपाल में हैं। कहीं कहीं तो चोटियाँ पूरी तरह से बादलों से ढकी होती हैं और कहीं कहीं सूरज की धूप से एकदम सफ़ेद चमकती दिखाई देती हैं। दृश्य इतना मनमोहक होता है कि नज़र हटाने का मन ही नहीं करता। छिया लेक से उतरते वक्त घाटी की सुंदरता देखते ही बनती है। एक तरफ पहाड़ है जिस पर देवदार के वृक्ष हैं और दूसरी तरफ काली नदी भारत और नेपाल को अलग करती हुई सफ़ेद सांप की तरह बहती जाती है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करके हम गर्भयांग नामक गांव पहुंचते हैं। इसे गर्भयांग इसलिए कहा जाता है कि कई साल पहले ये गांव जमीन में धंस गया था और कहा जाता है कि ये गांव अब भी लगातार जमीन में धंसता जा रहा है। हालांकि इसका एक छोटा सा हिस्सा अभी भी ऊपर साफ दिखाई देता है। ये इसका मूल स्थान था। ये भी कुदरत का जुबा है कि कोई भूकंप नहीं, कोई तबाही नहीं और धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव जमीन में धंसता जाता है। बाहरी कुदरत, तेरा भी जवाब नहीं। बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पर। वहाँ के घरों की, वहाँ के लोगों को जानने की कोशिश हर यात्री करता है। वहाँ पर एक चाय की दुकान है। आमतौर पर सभी यात्री यहाँ चाय पीते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। गर्भयांग से निकलने के बाद गुंजी का रास्ता काफ़ी कठिन है। एक बार फिर आईटीबीपी के द्वारा यहाँ पर पासपोर्ट की पुष्टि की जाती है। आईटीबीपी के जवान सभी को पानी व चाय पिलाते हैं। यहाँ पर नेपाल जाने के लिए काली नदी पर पुल भी बना हुआ है।
गुंजी पहुंचने में लगभग शाम हो जाती है। गुंजी में सवेरे सवेरे सूर्य की किरणों ने अन्नपूर्णा चोटी पर अपनी दस्तक दी। किरणों के तेज ने पूरी चोटी पर सुनहरापन ला दिया। उसको देखने का आनंद कुछ और ही था। काला पानी में काली नदी का उद्गम स्तोत्र है। यहाँ काली देवी का मंदिर है और वहीं से काली नदी निकलती है। इस मंदिर का संचालन आईटीबीपी के जवान ही करते हैं। यात्रा के दौरान वे इस मंदिर को रंग बिरंगे झंडी आदि से सुसज्जित करते हैं। वे सभी यात्रियों को गर्म पानी और चाय बड़े ही प्रेम भाव से देते हैं। यहीं से आप व्यास गुफा भी देख सकते हैं। यहाँ पर सभी के पासपोर्ट्स पर इमिग्रेशन की स्टैंप लगाई जाती है। सभी औपचारिकताएं पूरा होने के बाद सभी यात्री नवी डांग के लिए रवाना हो जाते हैं। नवी डांग पर पहुंचकर हम ओम पर्वत के दर्शन करना चाहते थे। ओम पर्वत उस वक्त पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ था। सभी की नजर ओम पर्वत पर ही थी। ओम पर्वत के बाईं ओर पार्वती नाभि है। उसी के नाम पर इस जगह का नाम नाभि डांग रखा गया है। ओम पर्वत से बादल अभी तक नहीं हटे थे। सभी टकटकी लगाकर उधर ही देख रहे थे, मगर बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे शंकर भगवान, हमें ओम पर्वत के दर्शन करवाओ, हमें ओम पर्वत के दर्शन करवाओ, हमें ओम पर्वत के दर्शन करवाओ। अरे ये क्या हुआ? ये तो चमत्कार हो गया है। भोले शंकर ने सबकी प्रार्थना सुन ली। बादल धीरे धीरे ओम पर्वत से हटने लगे। सूरज ने अपनी रोशनी पर्वत पर डाली। ओम पर्वत साफ दिखाई देने लगा। ओम पर्वत भी कुदरत का एक अविश्वसनीय करिश्मा है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील को ब्रह्मा जी ने देवताओं के स्नान के लिए बनवाया था। ये एक शांत झील है। इसका पानी बहुत ही साफ है।
ये झील बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से कई सौ वर्ष के पाप धुल जाते हैं। इस झील की परिधि 108 किलोमीटर की है। इसके विपरीत राक्षस ताल है, उसे इतना शुभ नहीं माना जाता है, ना ही कोई उसका पानी भरकर लेकर जाता है। मानसरोवर से आप कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। राक्षस ताल और मानसरोवर झील के बीच में मानधाता पर्वत है। ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। जहाँ जहाँ मानसरोवर झील पर यात्रियों के नहाने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर एक गोम्पा यानी कि मोनास्ट्री होती है। यहाँ पर मोनास्ट्री एक पहाड़ी पर है। मानसरोवर का रंग और तापमान दोनों बदलते रहते हैं। काय शेड असं वेगवेगळे दिसतात ना तुम्हाला. तो इथे हिरवा दिसतो. कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते समय यात्री चरण स्पर्श यानी कि कैलाश पर्वत के चरणों को छूकर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें परिक्रमा का पहला भाग पूरा करना ही होगा। आज पूरा पर्वत बादलों से ढका हुआ है, उसमें से कैलाश धारा निकल रही है। यात्रीगण शंकर भगवान की यहाँ पूजा करते हैं। डोलमा पास 19,500 फीट की ऊंचाई पर है। रास्ता बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। उन पर चढ़ना या उतरना दोनों ही मुश्किल है। फिर वहाँ ऑक्सीजन की या मात्रा भी बहुत कम होती है और ठंड इतनी होती है कि यात्रीगण कांपते हुए नीचे उतरते हैं। आज डोलमा पास पर मौसम बहुत खराब है। बादल आ गए हैं, कोहरा छा गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, बर्फ भी गिर रही है। गौरी कुंड लगभग बर्फ से ढका हुआ है। चल भैया चल। देखिए ये है गौरी कुंड। यहाँ से सभी लोग पानी भरते हैं। इस वक्त मौसम बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है ब्लिजर्ड्स यहाँ आ चुके हैं। चारों तरफ बादल ही बादल हैं, बर्फ़ भी गिर रही है। मैं इधर घुरा रहा हूँ। ये देखिए एक पोर्टर आ रहे हैं। ये मेरे साथ खड़े हैं दुर्गेश, जो कि सूरत से आए हैं। दुर्गेश जी आप कैसा समझते हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। भगवान की पवित्र भूमि में खड़े होने के बाद यहाँ पे गौरी कुंड है बढ़िया सा। ये हम आगे डोलमा पास, हाँ डोलमा पास पर गुजर के इधर आए हैं। आगे उतराई है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अभी सभी यात्रीगण नीचे आ रहे हैं और धीरे धीरे जो है चलते जा रहे हैं। एक बार फिर मैं गौरी कुंड को आपको दिखाता हूँ। और गौरी कुंड से कुछ पोर्टर्स जो हैं पानी भरने के लिए गए हैं। यहाँ 20 युआन वो ले रहे हैं। जरा अरे नहीं बस ऐसे पकड़ लियो, बस छोड़ दो। बस कुछ कर रहा नहीं है, बस चालू है ना। हाँ। ये हर हर महादेव। ये है रविंद्र वंश जो मुंबई से है। वो जोर से हर हर महादेव बोल रहे हैं। हर हर महादेव। उनमें गुस्सा आ गया है। बम बम भोले। गौरी कुंड यहाँ से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने अपने पोर्टर को 20 युआन देकर
उससे एक पानी की बोतल मंगवाया है। हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो है डोलमा पास जो है वास्तव में ही बहुत ही ऊंचाई पर है और ये बहुत ही एक्साइटिंग था। अब मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। बम बम भोले, बम बम बोले। पकड़ पकड़ पकड़। परिक्रमा में दूसरा पड़ाव जोंग जेरबू है। जोंग जेरबू से यम द्वार का रास्ता काफ़ी आसान है। रास्ते में अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं। इस रास्ते से आप राक्षस ताल और अच्छी अच्छी सीनरियाँ देख सकते हैं। रास्ते में इतने अच्छे दृश्य मिलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब यम द्वार आ गया। यम द्वार पर बस आपका इंतज़ार कर रही होती है। वहाँ से आप दारचन चले जाते हैं। आष्टापद से कैलाश पर्वत और नंदी पर्वत को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यहाँ से कैलाश पर्वत बहुत ही नज़दीक होता है, परंतु कभी कभी ये बादलों से ढका हुआ होता है। नंदी पर्वत की ऊंचाई कम है, इसे साफ देखा जा सकता है। आष्टापद जैन धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरे निजी यात्रियों से यहाँ आप मिल सकते हैं। आप बहुत से अच्छे चित्र भी खींच सकते हैं। धारा का स्वच्छ और मीठे पानी का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मौसम का कुछ पता नहीं, कभी भी बर्फ पड़ सकती है या फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी। अगर आप आष्टापद जाएं तो तैयार होकर जाएं। कहते हैं कैलाशपति के दर्शन इतने आसान नहीं। परिक्रमा के दौरान कैलाशपति पर बादल छाए रहे, परंतु जब दर्शन दिए तो हम स्तब्ध रह गए। शंकर भगवान व पार्वती के चित्र साफ पर्वत पर दिखाई दिए। मानसरोवर की शाम कैसी होगी कोई नहीं जानता। वो शाम भी कुछ ऐसी ही थी।
जैसा कि हमने बताया कि मानसरोवर झील एक शांत झील है। इसका जल स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध होता है। हालांकि मानसरोवर 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर इसके पानी का तापमान बदलता रहता है। कभी गर्म होता है तो कभी ठंडा। भारतीय समय के अनुसार लगभग 12:30 बजे पानी का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और यात्रीगण लगभग इसी समय स्नान करते हैं। मानसरोवर की गहराई 300 फुट की है। इसका रंग पूरा दिन एक सा नहीं रहता, समय के साथ साथ बदलता रहता है। सभी यात्रीगण यहाँ स्नान करते हैं और तीर्थ भर कर ले जाते हैं। कहते हैं मानसरोवर में चारों दिशाओं से नदियाँ आकर गिरती हैं। मानसरोवर सारे पानी को अपने अंदर समेट लेता है। क्या रहस्य है, कोई नहीं जानता। मानसरोवर के तट पर सभी यात्री सामूहिक हवन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कैलाश के सामने बैठकर पूजा कर रहे हों। वीराय सुमनमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिक देव प्रभुद च नश्यर्म यज्ञविवर्हा स्तु हि श्रुतं गतस्सदं युवनां मृगं नमिमत्पुत्रं रुद्रस्तानो अन्यं ते अस्मिन्निव बन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्गुणस्तु परित्वे
मौसम बदला, आसमान में इस तरह के चित्र, सीनरियां दिखाई दी जो कि आम आदमी की सोच के बाहर थी। कुदरत के इस अद्भुत करिश्मे को लोग देखते रहे जब तक पूरी तरह अंधेरा नहीं हो गया। आज भी विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसी सीनरियां वास्तविकता में होती हैं।
बरसात में काली नदी का बहाव बहुत ही तेज हो जाता है।
इसकी रफ्तार लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। हर व्यक्ति भयभीत रहता है। सारा रास्ता गीला हो जाता है। पत्थर पर से पैर फिसलना कोई बात बड़ी नहीं, संभल संभल कर कदम रखना पड़ता है। अधिकतर यात्री पोर्टर का हाथ पकड़कर चलते हैं। ये 4444 सीढ़ियां हैं जो कि यात्रियों को वापसी में चढ़नी पड़ती हैं। काफी तीव्र चढ़ाई है। चढ़ना मुश्किल है मगर असंभव नहीं। अधिकतर यात्री इन्हें पैदल ही चढ़ते हैं क्योंकि घोड़ों से गिरने का डर बना रहता है। घोड़े भी इस ऊबड़ खाबड़ पत्थरों की चढ़ाई को रुक रुक कर चढ़ते हैं। चलिए मुस्कुराओ। डर की पिक्चर्स ले रहे गाला से नारायण आश्रम का रास्ता कहने को तो आसान है परंतु काफी मुश्किल भी है। पहले तो रास्ता या तो समतल है या फिर उतराई, लेकिन उसके बाद 2.5 घंटे की चढ़ाई, और चढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बारिश होने की वजह से घोड़े खच्चरों की लीद से काफ़ी कीचड़ हो जाता है जिससे चलने में बहुत दिक्कत होती है।
सभी यात्रियों के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन रास्ते के दोनों ओर फूल खिले हुए होते हैं। सभी पेड़ पौधे नहाए धोए लगते हैं। दृश्य बहुत अच्छा लगता है। सबकी थकान साथ के साथ दूर होती रहती है। नारायण आश्रम पैदल चलते हुए यात्री नारायण आश्रम पहुंचते हैं। नारायण आश्रम से जीप के द्वारा धारचूला पहुंचते हैं और वहां विश्राम करते हैं। अगले दिन धारचूला से बस के द्वारा जागेश्वर होते हुए वे दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली आकर अपनी यात्रा समाप्त करते हैं।